हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेचुरल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, यानी जो हमारे भारत के प्राकृतिक वनस्पति होते हैं उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, इस टॉपिक को क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। नेचुरल फॉरेस्ट सॉरी नेचुरल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया को वो क्या करते नहीं करते, लेकिन आप देखोगे जाकर, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हो तो वहां पर आप देखते हो कि हमारे भारत के प्राकृतिक वनस्पति से क्या होता है, बहुत सारे वहां पे क्वेश्चन पूछे गए। जैसे आपसे क्या दे देगा कि सागवन, साल, शीशम यह किस प्रकार के वनस्पति है, सदाबहार है कि पर्णपाती है, कैसा वनस्पति है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे वनों के प्रकार है उस सारे वनों के प्रकार को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो नेचुरल फॉरेस्ट पढ़ने से पहले, यानी भारत के प्राकृतिक वनस्पति पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि हमारा नेचुरल फॉरेस्ट होता क्या है। क्या जो हम लोग घर पे अपने छोटे छोटे गमलों में छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, क्या वह नेचुरल फॉरेस्ट के अंतर्गत आएंगे? तो नहीं। तो नेचुरल फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा वन जिसमें हमारे मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वह वहाँ की जलवायु एवं मिट्टी के अनुसार क्या करता है, अपने आप को समायोजित कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर आपने इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का नाम सुना होगा, विषुवत वर्षा वन, तो वह क्या कर रहा है, वहां पे किसी भी मानव का हस्तक्षेप नहीं है, वो बहुत बड़ा सा जंगल है। वहां पर वह क्या किया है, तो वहां की जलवायु और वहां की मिट्टी के अनुसार क्या किया है, अपने आप को समायोजित कर लिया है, यानी अपने आप को ढाल लिया है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल फॉरेस्ट कहते हैं। नेचुरल फॉरेस्ट किसे कहते हैं, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वह वहां की जलवायु एवं मिट्टी के अनुसार क्या करता है, अपने आप को समायोजित कर लेता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल फॉरेस्ट कहते हैं। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने नेचुरल फॉरेस्ट के बारे में जो हमने आपको बातें बताया उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं कि आपका नेचुरल फॉरेस्ट होता क्या है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, नेचुरल फॉरेस्ट। नेचुरल नेचुरल फॉरेस्ट क्या होता है, ठीक है। यानी इसके बारे में अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ऐसा कौन सा वन होता है जो कि हमारा नेचुरल फॉरेस्ट कहलाता है। तो हमने क्या कहा कि ऐसा वन जिसमें क्या होता है, मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी नो ह्यूमन इंटरफेरेंस। वह किस पर डिपेंड होता है, तो वहाँ की जलवायु एवं मिट्टी के अनुसार अपने आप को क्या करता है, समायोजित कर लेता है, यानी उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, नेचुरल फॉरेस्ट में ऐसा वन जिसमें जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। हमने क्या बोला कि ऐसा वन जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वह वहां की जलवायु जलवायु एवं मिट्टी के अनुसार मिट्टी के अनुसार क्या करती है, अपने आप को ढाल लेती है। यानी हमने क्या कहा कि ऐसा वन जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, यानी नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, वह क्या करता है, वहां की जलवायु एवं मिट्टी के अनुसार क्या कर लेता है, के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेता है, ठीक है।
तो इतना बात आपको समझ में आ गया कि हमारा नेचुरल फॉरेस्ट क्या कहलाता है। तो मैम ऐसा फॉरेस्ट जिसमें हमारे ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, यानी वह बिना मानव हस्तक्षेप के क्या करता है, वहाँ की जलवायु एवं मिट्टी के अनुसार क्या करता है, अपने आप को समायोजित कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग इंग्लिश क्या लिखेंगे कि नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, इट्स डिपेंड ऑन सोयल एंड क्लाइमेट। यहाँ पे लिख लीजिए इट्स डिपेंड ऑन क्लाइमेट एंड सोयल, climate and soil, climate and soil and सोयल। तो इतना बात आपको समझ में आ गया कि हमारा नेचुरल फॉरेस्ट क्या कहलाता है। तो ऐसा वन जो जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वह वहाँ की जलवायु एवं मिट्टी के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेता है, यानी नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, इट्स डिपेंड ऑन क्लाइमेट एंड सोयल। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो आपके प्राकृतिक वनस्पति होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, यहाँ पे हमारा हेडिंग क्या होगा, आपका हेडिंग क्या होगा, टाइप्स ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट यानी प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक वनस्पति के क्या करते हैं, प्रकार को देखते हैं, तो वह क्या है, आपके मिट्टी एवं जलवायु के अनुसार क्या होते हैं, हमारे ये भारत में प्राकृतिक वनस्पति 5 प्रकार के पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, अभी उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ऑन द बेसिस ऑफ soil and climate, natural forest are 5 types, ठीक है। तो हमारे जलवायु एवं मिट्टी के अनुसार जो हमारा प्राकृतिक वनस्पति होता है वह कितने प्रकार का होता है, तो आपका 5 प्रकार का होता है। ये बात हमने क्या किया, आपको बता दिया। नेचुरल फॉरेस्ट आर 5 टाइप्स, ये आपको याद रखना है। अब कौन कौन से हमारे भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाते हैं उनका हम लोग डिटेल में एक बार नाम लिख लेते हैं, मतलब एक बार सीक्वेंस में नाम लिख लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको डिटेल में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो इतना आपको पता चल गया कि हमारा नेचुरल फॉरेस्ट क्या कहलाता है। फिर हमने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, तो किसके आधार पर, तो हमारे सोयल एंड क्लाइमेट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोयल एंड क्लाइमेट नेचुरल फॉरेस्ट आर 5 टाइप्स। अब हम लोग क्या करते हैं, उनके नामों को देखते हैं कि वह कौन कौन से हमारे क्या होते हैं, नाम होते हैं। सही है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, उनके नामों को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे, अब जो हमारा पहला है वह कौन सा है, अब लिखते हैं। तो जो फर्स्ट है वह क्या है, आपका पहला यानी जो हमारा प्राकृतिक वनस्पति है वह क्या है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब ये आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होते हैं उसको डिटेल में कवर करेंगे, पहले 5 वनों के प्रकार को लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्या हो जाता है, ट्रॉपिकल
एवर ग्रीन फॉरेस्ट। और इसी में हम लोग को क्या पढ़ना है, सेमाई एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी अर्ध सदाबहार वन। तो यहाँ पे लिखेंगे सेमाई एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्या आ जाता है, तो आपका सेकंड आ जाता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पहले उसका नाम लिख लेते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये हो गया आपका दूसरा वनों का प्रकार। अब हमारा जो थर्ड आ जाता है वह क्या आ जाता है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उसे हिंदी इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट यानी इसका हिंदी क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो यहाँ पे इसका हिंदी लिख लीजिए, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा। अब हमारा जो 4 नंबर पे जो फॉरेस्ट आता है वह क्या आ जाता है, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो माउंटेनियन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे 4 नंबर पे हमारा क्या आ जाता है, माउंटेनियन फॉरेस्ट यानी पर्वतीय वन। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, तो यहाँ पे हिंदी लिख लीजिए इसका, पर्वतीय वन, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट जो हमारा फॉरेस्ट आ जाता है वह क्या हो जाता है आपका, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव फॉरेस्ट। यहाँ पे 5 नंबर पे क्या लिखेंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसका हिंदी लिख लीजिए, इसका हिंदी क्या होता है, मैंग्रोव वन ही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मैंग्रोव वन। तो ये क्या हो गया, हमारे वनों का प्रकार हो गया, जो कि 5 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगर इसका हम लोग हिंदी लिखना चाहें तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लीजिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब इन वनों के बारे में हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले तो पढ़ना है कि जो हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वह हमारे भारत के किस रीजन में पाया जाता है, और इसके कुछ क्या है, मतलब पौधे के कुछ नाम दिए जाते हैं, जैसे कटहल है, महोगिनी है, ये सब कैसे है, तो हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो इसके बारे में अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है और एग्जाम्पल दे देता है कि यह कैसा वन है, ठीक है। तो देखिए अब हमारा जो पहला फॉरेस्ट है वह क्या है आपका, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है एवरग्रीन, यानी यह हमेशा क्या होता होगा, हरा भरा दिखता होगा। इसके हमेशा हरा भरा दिखने का रीजन क्या होता है वो भी समझेंगे। पहले इसका हिंदी लिख लीजिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार
वन सदाबहार का मतलब ही क्या होता है, जो कि सालों भर हरा भरा क्या होता है, दिखता है। तो अब इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जो की पॉइंट्स है यानी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसे क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं कि जो आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है यह किस रीजन में पाया जाता है, इसकी क्या विशेषता होती है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, अब मेरे साथ लिखना स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अब इसके बारे में क्या लिखना है कि यह किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो यह उस क्षेत्र में पाया जाता है जहां पर जो आपकी वर्षा होती है वह 200 सेंटीमीटर से क्या होती है, अधिक होती है, और जो हमारा टेम्परेचर होता है वह 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के क्या होता है, यानी 22 डिग्री सेल्सियस से भी क्या होता है, अधिक होता है। तो एक बात आपको पता चल गया कि मैम यहाँ जो हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वह कहाँ पाया जाता है, तो जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो हमारा 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। तो ये इसके बारे में लिखेंगे कि यह वन उस रीजन में पाया जाता है, यह वन उस रीजन में, उस रीजन में पाया जाता है, पाया जाता है, जहां पर क्या होता है आपका, जहां पर 200 सेंटीमीटर से क्या होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती होती है, तथा तापमान कितना रहता है, तथा तापमान यानी जो हमारा टेम्परेचर होता है वह कितना होता है, तो आपके 22 डिग्री सेल्सियस से भी क्या होता है, अधिक होता है, तथा टेम्परेचर यानी तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से भी क्या होता है, अधिक होता है, 22 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है, से भी अधिक होता है। ठीक है, तो एक बात आपको पता चल गया कि मैम जो हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वह कहाँ पाया जाता है, तो जहां पर आपका जो वर्षा है यानी जो हमारा रेनफॉल है वह आपके 200 सेंटीमीटर से क्या होती है, अधिक होती है, यानी इससे भी अधिक, और आपका जो टेम्परेचर होता है वह कितना होता है, आपके 22 डिग्री सेल्सियस से भी क्या होता है, अधिक होता है। तो ये क्या हो गई हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, हमने दर्शाए देख लिया कि इसके लिए क्या अनुकूल परिस्थितियां होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यह सालों भर हरा भरा क्यों दिखता है, यानी हमने इसके नाम में लिखा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसके सालों भर हरा भरा रहने का कारण क्या है, तो देखिए होता क्या है कि हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जितने भी हमारे वन पाए जाते हैं वहां के वनों में पत्ते झड़ने, फूल आने और तथा फल लगने का क्या होता है, आपका समय अलग अलग होता है, जिस कारण क्या होता है कि हम लोग जब इसका सैटेलाइट सैटेलाइट इमेज देखते हैं तो यह सालों भर क्या होता है, आपका हरा भरा दिखता है। तो यहाँ पे लिखिएगा यह वन सालों भर हरा भरा दिखता है, जिसका कारण क्या है, यहाँ पे लिखिएगा यह वन सालों भर हरा भरा दिखता है, जिसका कारण है, अब कारण क्या है, कारण को हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं क्योंकि आपसे कारण पूछा जा सकता है। ठीक है, यह वन क्या होता है, सालों भर हरा भरा दिखता है, जिसका कारण है, जिसका कारण है यहाँ के पौधों का, यहाँ के पौधों में, पौधों में, यहाँ के पौधों में यहाँ के पौधों में पत्ते झड़ने, पत्ते झड़ने, पत्ते झड़ने, फल आने, फल आने तथा फूल लगने का, तथा फूल यहाँ पे फूल थोड़ा सा ऐसे हो गया। ठीक है, तथा फूल लगने का, फूल लगने का समय अलग अलग होता है, का समय अलग अलग होता है, अलग अलग होता
होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार इमेज के थ्रू क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि मैम ये जो हमारा जो हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यह क्यों सालों भर हरा भरा दिखता है। तो देखिए, अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ हम इमेज बनाना चाहें, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हम कुछ फॉरेस्ट बना रहे हैं। ये हमारा हो गया आपका, कुछ हमने क्या कर लिया, आपके साथ में फॉरेस्ट बना लिया। तो हमने क्या कहा कि जो यहाँ के वन है वह सालों भर हरा भरा दिखते हैं, जिसका कारण क्या है कि यहाँ के जो हमारे पौधे होते हैं उनके पत्ते झड़ने का क्या होता है, समय अलग अलग होता है। ये सारे जो पौधे होते हैं एक साथ में पत्ते अपने नहीं गिरा देते हैं, जिस कारण क्या होता है कि मान लीजिए जो हमारा पहला पौधा है, यह क्या करे कि जो अपना पत्ता है वह मान लीजिए क्या कर रहा है, जून में गिरा रहा है, यह जून में गिरा रहा है। जो दूसरा पौधा है यह क्या कर रहा है, अपना पत्ता अगस्त में गिरा रहा है, और जो हमारा तीसरा पौधा है यह क्या कर रहा है, अपना पत्ता जो है दिसंबर में गिरा रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारे तीनों पौधे हैं, इन तीनों पौधों का जो पत्ते झड़ने का, जो पत्ते गिराने का जो समय है, वह क्या है आपका डिफरेंट डिफरेंट है। कोई जून में गिरा रहा है, कोई अगस्त में गिरा रहा है, कोई दिसंबर में गिरा रहा है। तो जिस कारण क्या होता है कि जब हम लोग इसका सैटेलाइट इमेज देखते हैं तो यह सालों भर क्या होता है, हरा भरा दिखता है। तो इसके बारे में ये बात आपको लिखना है। अब इसके बारे में जो हमारा इम्पोर्टेंट बात है वह क्या है कि यह जो हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है वह कैनोपी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। कैनोपी लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है कि मान लीजिए जो हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं यह इतने ज़्यादा घने होते हैं कि यह ऊपर से क्या होते हैं, सभी वने इस प्रकार मिल जाते हैं, जिस कारण क्या होता है कि जो हमारा सनलाइट है यानी जो हमारा सूर्य का प्रकाश है वह इन हमारे क्या होता है, नीचे तक हमारा नहीं पहुंच पाता है। यानी यहाँ तक क्या होता है, हमारा सनलाइट नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण हमें नीचे क्या देखने को मिलता है, छोटी छोटी घास और झाड़ियों का विकास होता है। तो इसके बारे में अब क्या लिखना है कि यह कैनोपी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, यानी उष्णकटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन, कटिबंधीय वन कैनोपी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, जिस कारण क्या होता है कि जो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है वह क्या होता है, आपके नीचे तक पहुंच नहीं पाता है, जिस कारण सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, जिस कारण क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे वन है वहाँ पे छोटे छोटे घास एवं झाड़ियों का विकास देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर डायग्राम बनाना हम चाहें तो मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया, यानी हमारी पृथ्वी हो गई, और यहाँ पर क्या हमें देखने को मिल रहा है, तो बहुत से हमें क्या देखने को मिल रहा है, आपको फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है। ये सब हमारे क्या हो गए, फॉरेस्ट हो गए। और फिर हम लोग देखते हैं कि आपको यहाँ पर भी एक वन देखने को मिल रहा है। ये सारे फॉरेस्ट क्या है, एक दूसरे से क्या है, सटे हुए हैं। और आप अगर देखोगे तो मान लीजिए एक यहाँ पे हमारा फॉरेस्ट आ जाता है, जिस कारण क्या होता है कि ये सारे जब फॉरेस्ट एक दूसरे से जाकर ऊपर मिल जाते हैं तो जो हमारा सनलाइट होता है यानी जो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है वह क्या होता है, आपके नीचे तक क्या होता है, यहाँ तक मतलब हमारा जो सनलाइट होता है वह नहीं पहुँच पाता है। यानी ये हमारा क्या हो गया, मान लीजिए अगर हमारा ये सूर्य हो गया तो जो हमारा सनलाइट है वह नीचे तक क्या होता है, नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण अब हमारे वनों के यानी पौधों के विकास के लिए क्या होना चाहिए, तो सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब नीचे हमारा सूर्य का प्रकाश ही नहीं पहुंच पा रहा है तो क्या वहां पर वन आपको देखने को मिलेगा, नहीं। तो इस रीजन में यानी हमारे यहाँ पर इस रीजन में क्या आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, घास एवं यहाँ पे झाड़ियाँ देखने को मिलता है। यहाँ पर छोटे छोटे घास एवं झाड़ियाँ क्या होती हैं, देखने को मिलता है। तो ये बात आपको पता चल गया, जो हमारे उष्णकटिबंधीय वन होते हैं वह कैनोपी लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस कारण सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंच पाता है, अतः इसके निचले भाग में क्या होती हैं, छोटी छोटी घास एवं झाड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ओह सॉरी,
अतः इसके निचले भाग में, अतः इसके निचले भाग में, इसके निचले भाग में छोटी छोटी घास, यहाँ पे लिख लीजिए छोटी छोटी घास एवं झाड़ियों का विकास होता है, एवं झाड़ियों का विकास होता है, विकास होता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गया हमारे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। यहाँ पे लिख लीजिए जो हमारा सनलाइट है नॉट रीच, सनलाइट नॉट रिच, यानी नहीं पहुंच पाता है। तो ये बात हो गया आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। अब हमें देखना है कि जो हमारा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वह किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो यहाँ पे लिखिएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन अब किस रीजन में पाया जाता है। तो जहां पर क्या होता होगा, अधिक वर्षा होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे वेस्टर्न घाट के हमारे पश्चिमी ढलानों पर क्या होता है, अधिक वर्षा होता है। आपको मैप पर भी बताएंगे, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यह कहाँ पाया जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हमारे वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न घाट के पश्चिमी ढलानों पर, यानी पश्चिमी ढलानों पर और कहाँ पाया जाता है, उत्तर पूर्वी राज्यों के हिमालय में, उत्तर पूर्वी राज्यों के हिमालय में, यानी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट होते हैं वहां पर भी क्या होता है, वर्षा अधिक होता है। तो वहां के पहाड़ियों में आपको क्या देखने को मिलता है, तो हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट तथा हमारे अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है, तथा अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलता है, ठीक है, मिलता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इससे एक बार हम लोग क्या करते हैं, मैप पर देख लेते हैं कि जो हमारा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वह किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको मैप पर देखने के लिए हमें इंडिया का मैप बनाना होगा। ओहो देखिए छोटा सा मैप बना रहे हैं ताकि हमारा काम हो जाए। देखिए ये हमारा इंडिया हो गया। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो जो हमारा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार है वन है वह कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले यह कहाँ पाया जाता है, तो हमारे वेस्टर्न घाट के यानी पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, आपका वेस्टर्न घाट है, ये हमारा क्या है, आपका वेस्टर्न घाट है। ठीक है, ये हमारा हो गया आपका वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के किस साइड में पाया जाता है, तो पश्चिमी ढलान में पाया जाता है। ये हमारा वेस्टर्न घाट हो गया, इधर इसका पूर्वी ढलान हो गया और इधर वाला इसका हो गया पश्चिमी ढलान। पश्चिमी ढलान में क्यों पाया जाता है, क्योंकि जो हमारी मानसून होती है, मानसून क्या होती है, यहाँ से जाती है, यानी जो हमारी मानसून होती है यह क्या होती है, यहाँ से जाती है और टकरा कर क्या करती है, हमारे पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर क्या करती है, अधिक वर्षा कराती है। जिस कारण क्या होता है कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, सदाबहार वन देखने को मिलता है। एक बार इसे हम लोग लिख लेंगे, ये हमारा क्या है, आपका वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न
वेस्टर्न घाट है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट के कहाँ पाया जा रहा है? हमारे पश्चिमी ढलानों पर, यानी इस साइड में हमें क्या देखने को मिलेगा? आपको सदाबहार वन देखने को मिलेगा। और कहाँ पाया जा रहा है? तो और हमारा मैम जो पाया जा रहा है वह कहाँ पाया जा रहा है? हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर लेंगे? यहाँ पर मान लीजिए हमारा क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट आपका स्टेट हो गया। यहाँ पर कुछ हमारे भागों में क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर आपको क्या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। और कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर आपके अंडमान निकोबार में, यहाँ पर अंडमान निकोबार में। तो आपको मैप से क्या करना है? याद रखना है। यहाँ पर भी क्या होगा? नेचुरल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पर भी एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इस एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमारे कौन कौन से जो है वन शामिल है। यानी जो कटहल हो गया, महोगनी हो गया, ये सब क्या होते हैं? हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। तो कहाँ पर लिखेंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के उदाहरण कहाँ लिखे भाई? चलो अगली स्लाइड पे ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, सदाबहार वन के उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण। तो अब कौन कौन से हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनके एक बार नामों को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है? आपका महोगनी होता है, महोगनी, महोगनी। आपका कटहल हो जाएगा, कटहल हो जाएगा। कटहल के बाद हमारा क्या आ जाता है? एनी आ जाता है, एनी। एनी के बाद हमारा क्या आ जाता है? एबनी आ जाता है। ये सभी क्या है? अब ईटीसी लिख लेते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है? तो हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के क्या है? उदाहरण है। आपको कुछ याद रखना है, मतलब याद रखना तो सब है, लेकिन इस पॉइंट को क्या करना है? बहुत अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को आपको कभी भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी से क्या होता है? एग्जाम्पल हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम जो एग्जाम्पल है वो आपके एनसीईआरटी बुक का ही लिखवाए हैं। जैसे महोगनी हो गया, कटहल हो गया, एनी हो गया, एमनी हो गया। अब आपसे पूछेगा कि जो हमारा कटहल होता है वह कैसा वन होता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होता है? तो आपको क्या बताना होगा कि जो हमारा कटहल होता है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे फॉरेस्ट पर, अपने दूसरे फॉरेस्ट पर क्या होते हैं? आ जाते हैं। तो जो हमारा दूसरा फॉरेस्ट है वह क्या है? आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब उसके बारे में अब हम लोग क्या करेंगे? लिखना स्टार्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले। चलो अगला स्लाइड ही ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या आ जाता है? दूसरा जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक मिनट में सेल चेंज कर लूं। तो अब जो हमारा सेकंड फॉरेस्ट आने वाला है वह क्या होगा? आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो यहाँ पे दूसरा लिखिएगा उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। तो इसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आता है कि यह जो हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है यह हमारे भारत में क्या होता है? अधिक संख्या में पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारे भारत में कौन सा वन अधिक संख्या में पाया जाता है, तो वह कौन सा हो जाएगा? आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसके बारे में क्या लिखना है कि यह भारत में, यह भारत
भारत में बहुतायत, यहाँ पे लिख लीजिए बहुतायत यानी अधिक संख्या में, बहुतायत संख्या में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि जो हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है वह क्या है, तो हमारे भारत में सबसे अधिक संख्या में क्या होता है, पाया जाता है। अब आपसे कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे भारत में सबसे अधिक एरिया पर कौन सा वन फैला है, तो कौन सा वन हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब इसके बारे में और बातें हमें क्या करना है, जानना है। अब जो आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है इसके लिए वर्षा कितना होना चाहिए, तो वर्षा यहाँ पे लिख लीजिए, यानी यहाँ पे अब हम बस लिख दे रहे हैं। ठीक है, जो हमारा रेनफॉल होना चाहिए, रेनफॉल वह कितना होता है, तो आपका होता है 100 से 200 सेंटीमीटर तक, 100 से 200 सेंटीमीटर तक। तथा टेम्परेचर कितना होता है, तो जो आपका टेम्परेचर होता है वह आपका कितना होता है, 22 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बारे में इतना लिखना है। अब हमें देखना है कि जो हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है इससे हम लोग क्या कहते हैं, मॉनसूनी वन कहते हैं। मॉनसूनी वन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं ये सारे वन अपना जो पत्ता होता है सभी एक साथ झाड़ देते हैं, और जैसे ही वर्षा होता है यानी हमारे भारत में मॉनसून एंटर करता है तो वर्षा होता है, और जैसे वर्षा का जल यानी पानी ये ग्रहण करते हैं तो सारे हरे भरे दिखने लगते हैं। तो इसलिए हम लोग इससे क्या कहते हैं, मॉनसूनी वन भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखना है कि इसे मॉनसूनी वन भी कहा जाता है, इससे मॉनसूनी वन भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो सारे पौधे होते हैं अपने पत्ते एक साथ झाड़ देते हैं। जैसे मॉनसून हमारे भारत में एंटर करता है, वर्षा होती है तो ये हरे भरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब उसको लिखने की जरूरत है या नहीं है, चलो नहीं लिखते हैं, ठीक है, या लिख ही देते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ के पौधे अपने पत्ते सारे एक साथ झाड़ देते हैं, सारे एक साथ गिरा देते हैं, ठीक है, गिरा देते हैं। और जैसे हमारे भारत में मॉनसून एंटर करता है उसके बाद यह हरा भरा हो जाते हैं, तथा मॉनसून के प्रवेश करते ही ये हरा भरा हो जाते हैं, ये हरा भरा हो जाते हैं, ठीक है, हरा भरा हो जाते हैं। तो ये बात आपको पता चल गया, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉनसूनी वन भी कहते हैं। अब जो आपके उष्णकटिबंधीय वो पर्णपाती वन होते हैं यह भी दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसा होता है, एक आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होता है, और एक क्या होता है आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अब उनके एग्जाम्पल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारा जो सागवन है, साल है, चंदन है, आंवला है, ये कैसे एग्जाम्पल है। तो आपको क्या बताना होगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के वह क्या है, एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि हमारा यह दो प्रकार का होता है। सॉरी, यहाँ पे लिख लीजिए पहले उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं,
उनका नाम लिख लेना है, ठीक है। तो उनका नाम क्या हो जाता है आपका, एक आर्द्र पर्णपाती वन हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, शुष्क पर्णपाती वन। एक आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा क्या हो जाता है आपका, शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आर्द्र पर्णपाती वन में वर्षा कितना होना चाहिए, शुष्क पर्णपाती में वर्षा कितना होता है, और इनके कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं और किस क्षेत्र में पाया जाता है उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में। आर्द्र पर्णपाती वन, यानी इसे हिंदी में क्या कहेंगे, मोएस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। मोएस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये हो गया आपका आर्द्र पर्णपाती वन। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे वर्षा कितना होना चाहिए। तो जो यहाँ पे रेनफॉल होता है वह कितना होता है, तो आपके 100 से कितना होता है, मतलब 200 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए रेनफॉल कितना होता है, तो हमारे 100 से 200 सेंटीमीटर तक। अब यह हमारे भारत के किस क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी जो हमारे आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं वह हमारे भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उन क्षेत्रों का नाम लिखना है। तो यहाँ पे लिखिए, यह हमारे वेस्टर्न घाट के पूर्वी ढलान पर, यानी पूर्वी ढलान पर। और हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे आप एक बार समझ लीजिए, हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं वह कहाँ पाया जाता है, तो हमारे वेस्टर्न घाट के पश्चिमी साइड पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अधिक वर्षा होता है, और आपके वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड में यानी पूर्वी ढलान पर क्या होता है, कम वर्षा होता है। क्यों, क्योंकि वह हमारे छाया वृष्टि क्षेत्र में पड़ जाते हैं। तो जहाँ पे कम वर्षा होगी वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, पर्णपाती वन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हमारे यह वेस्टर्न घाट के पूर्वी ढलान पर तथा हमारे उत्तर पूर्वी राज्य के हिमालयों में। तो यहाँ पे लिखना है नॉर्थ ईस्ट स्टेट, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट। और हमारे कहाँ पाया जाता है, तो हमारे हिमालय के फुटहिल्स में पाया जाता है, यानी जो हमारा हिमालय होता है उसका जो गिरिपद होता है वहां पर भी क्या आपको देखने को मिलता है, तो आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलता है। तथा यहाँ पर लिख लीजिए, तथा हिमालय के फुटहिल्स में, तथा हिमालय के फुट हिल्स में। अब कौन से ऐसे वन होते हैं जो कि क्या होते हैं, आपके आर्द्र पर्णपाती के अंतर्गत आते हैं, उनका हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे में आपको क्या लिखना है, तो हमारा कौन कौन सा वन आता है, कुछ याद रखो या ना रखो, इसे याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारा आ जाता है सागवन, आपका सागवन साल, आपका शीशम आ जाता है, शीशम। और आपका क्या आ जाता है, आंवला आ जाता है, यानी आंवला। और क्या आ जाता है, आपका महुआ आ जाता है, आंवला, महुआ। और हमारा आ जाता है चंदन, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि जो हमारा चंदन होता है वह कैसा वन होता है, तो आपको क्या बताना होगा, पर्णपाती वन तो है, पर्णपाती में भी कैसा है, तो हमारा आर्द्र पर्णपाती वन है। ये हो गया हमारे आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, आपके शुष्क पर्णपाती वन पर। तो यहाँ पे क्या लिखना है, हमारा शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती
वन। ठीक है, अब ये जो हमारा शुष्क पर्णपाती वन होता है, यहाँ पे रेनफॉल कितना होता है, तो यहाँ पे जो वर्षा होती है वह कितना होता है, यहाँ पे एक बार लिख लीजिए रेनफॉल। तो कितना होता है, तो आपके 70 से लेके 100 सेंटीमीटर तक क्या होता है, वर्षा होता है। यानी इसको हमने शुष्क क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्षा हो रही है वह आपके 70 से लेके 100 सेंटीमीटर तक हो रही है। अब यह हमारे भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो यह आपके भारत के यानी प्रायद्वीपीय भारत, आपने नाम सुना होगा, तो हमारे प्रायद्वीपीय भारत के क्या होता है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अधिक वर्षा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि आपके प्रायद्वीपीय भारत में जो होता है कम वर्षा होता है, और कम वर्षा वहां पर होता है, तो इसलिए हमने क्या कहा कि वहां के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि यह कहाँ पाया जाता है, तो यह प्रायद्वीपीय भारत के, प्रायद्वीपीय भारत के अधिक वर्षा वाले, अधिक 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 वर्षा वाले, अधिक अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, तथा कहाँ पाया जाता है, यूपी और बिहार के हमारे मैदानी क्षेत्र में, तथा यूपी और बिहार के मैदानी क्षेत्र में, के मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आपका शुष्क पर्णपाती वन हो गया। इसमें वन कैसे आ जाएंगे, तो आपका बबूल हो गया, बेर हो गया, नीम हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके शुष्क पर्णपाती वन हो जाएंगे। तो हमने शुष्क पर्णपाती और जो हमारा पर्णपाती वन होता है उसे भी कवर कर लिया। अब जो हमारा तीसरा फॉरेस्ट आता है वह क्या आ जाता है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, यानी ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो हमारा तीसरा वन है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, यानी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। इसका हिंदी क्या होगा, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ठीक है, तो यह कहाँ पाया जाता है, सबसे पहले तो वो लिखेंगे, जो आपका उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है कहाँ पाया जाता है, तो यह आपका कहाँ पाया जाता है, तो जहां पर वर्षा जो होती है वह आपके 50 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, कम होती है, तो यह उस रीजन में पाया जाता है। यहाँ पे लिखिए, यह उस रीजन में पाया जाता है, रीजन में पाया जाता है जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी क्या होता है, कम होता है, जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी क्या होता है, कम होता है, से भी कम होता है। तो जब यहाँ पर क्या होता है, आपका जो वर्षा होता है 50 सेंटीमीटर से कम होता है, तो यहाँ पे आपको फॉरेस्ट यानी वन ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर छोटे छोटे घास एवं झाड़ियां क्या होता है, देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ के वनों में, यहाँ के वनों में यहाँ के वनों में छोटे छोटे घास एवं झाड़ियां देखने को मिलता है, झाड़ियां देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है, और जो हमारी उष्णकटिबंधीय, अब हमारी जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन होती है, अब उसके थोड़ा सा एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि इसमें हमारे कौन कौन से जो हमारे फॉरेस्ट मतलब वन है वह आते हैं। तो अगर एग्जाम्पल लिखते हैं तो क्या आ जाएगा,
आपका बबूल आ जाएगा, बबूल के बाद हमारा आ जाएगा खजूर, खजूर, और क्या आ जाएगा हमारा नीम आ जाएगा, नीम आ जाएगा, और आपका पलास आ जाएगा, आपके बुक में पलास लिखा है, ईटीसी, ठीक है, ईटीसी। ये हमारे क्या हो गए आपके उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन हो गए। अब जो हमारा 4 नंबर पे जो हमारा फॉरेस्ट आता है वह क्या आ जाता है, पहले मैंग्रोव फॉरेस्ट को देखेंगे तब हम लोग माउंटेनियन फॉरेस्ट को देखेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है चौथा क्या है हमारा मैंग्रोव वन, चौथा मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो सबसे पहले तो देखना है कि यह हमारे भारत के कितने क्षेत्रफल पर क्या है फैला है। तो यहाँ पे लिखिए कि यह हमारे भारत के 6,740 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैला है। यह भारत के 6,740 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैला है। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने क्या कहा कि जो आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट है यह भारत के 6,740 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैला है, जो कि पूरे विश्व के मैंग्रोव का कितना परसेंट है, 7% है। यहाँ पे लिखना है जो कि पूरे विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है, जो कि पूरे विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है, 7% है। ठीक है, ये हो गया हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसका विकास कहाँ होता है। तो आपको लिखना है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारे नदियों के डेल्टाई रीजन में पाया जाता है, यानी जहाँ पे भी आपकी जो रिवर्स होती है वह डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिखिए यह नदियों के डेल्टाई भाग में पाया जाता है। अब कहाँ पाया जाता है, एक बार हम लोग क्या करते हैं उसे मैप पर देख लेते हैं कि यह हमारे जो नदियों के डेल्टाई भाग में पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है, एक बार देख लीजिए। ये हमारा क्या होगा, आपका इंडिया का मैप हो गया। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि यह हमारे नदियों के कहाँ पाई जाती है, डेल्टाई रीजन में पाई जाती है। तो किस नदियों के डेल्टाई रीजन में पाई जाती है, तो हमारे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के क्या होती है, डेल्टाई रीजन में पाई जाती है। तो ये हमारी क्या हो गई, इस रीजन में हमें क्या देखने को मिलेगा, आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो अब हमें क्या लिखना है कि महानदी अब कहाँ पाया जाता है उसे लिख रहे हैं। ठीक है, यहीं पे लिख दे रहे हैं महानदी गोदावरी तथा कृष्णा रिवर के कृष्णा यहाँ पे कृष्णा और यहाँ पे लिख लीजिए और गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टाई भाग
में, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है? आपके अंडमान निकोबार में भी पाया जाता है हमारा क्या? मैंग्रोव फॉरेस्ट। एंड अंडमान निकोबार, एंड यहाँ पे लिख लीजिए अंडमान एंड निकोबार, निकोबार, यहाँ पर भी क्या होता है? आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट का एरिया। अब आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट में एक घटना पाई जाती है, उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? एक बार उसे इमेज पे हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हम लोग क्या बनाते हैं? आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गया। हम लोग कुछ मैंग्रोव फॉरेस्ट का इमेज बनाना अगर चाहे, ये हमारा हो गया मैंग्रोव वन। और इसकी जो जड़ें होती है, मान लीजिए कुछ ऐसे होती है। आपको पता होगा कि इसकी जो जड़ें होती है वह कहाँ होती है? तो हमारे पानी के ऊपर होती है। यानी इसकी जड़ें हमारे जमीन में नहीं होती है, कहाँ होती है? तो पानी के ऊपर। ये हो गई हमारी मैंग्रोव फॉरेस्ट की जड़ें। तो अब इसमें एक जो घटना पाई जाती है, वह घटना क्या है कि इसमें हम लोग एक बीबी पैरी नाम की क्या करते हैं? घटना को देखते हैं। उस घटना का नाम क्या है? यहाँ पे लिख लीजिए बीबी, सॉरी यहाँ पे वी वी पैरी। ये बीबी पैरी क्या होता है उसके बारे में आपको समझना है। हमारे यहाँ पे जनरली क्या होता है कि हम लोग जैसे कोई आम खाते हैं तो आम का गुठली फेंकते हैं तो वह क्या होता है? जाके पौधा बनता है। लेकिन आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट में क्या होता है कि जो आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, इसके जो बीज होते हैं वह क्या होते हैं? पौधों पर ही क्या होते हैं? निषेचित हो जाते हैं। यानी इसके बीज यहाँ पौधों पर ही निषेचित हो जाएगा और फिर निषेचित होकर क्या होता है? इससे अलग होता है और तब यहाँ पर इसका क्या होने लगता है? ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीबी पैरी की घटना बोलते हैं। यह कहाँ देखने को मिलता है? तो आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट में देखने को मिलता है और कहीं नहीं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि यहाँ के जो बीज होते हैं वह पौधों पर ही क्या हो जाते हैं? निषेचित हो जाते हैं। फिर निषेचित होकर उस पौधे से क्या होते हैं? अलग होते हैं और उनका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। उसी घटना को क्या कहते हैं? बीबी पैरी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका आज का जो वन है, उसको हमने सारे वन को कंप्लीट कर दिया। एक आपका जो बच गया है वह क्या? माउंटेनियन फॉरेस्ट। उसे भी कर लेंगे जब हम लोग क्या करेंगे? मानसून चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका नेचुरल फॉरेस्ट आज कंप्लीट हो गया। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसे लगा और क्या कितना इन्फॉर्मेटिव था। आज के लिए बस इतना ही रखते, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।